हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड तभी रिजल्ट आया तो पूरा परिवार साथ था। प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम मिले थे वहाँ दिल्ली में। गाइडेंस के लिए इन्होंने पूछा था, कुछ चीज़ें में हमने गाइड किया था। उसी दौरान हम मिले और फिर आगे चलते चलते बात आगे बढ़ी। यूपीएससी का डिसीजन तो मैंने डिग्री में लिया था एंड डिग्री में पता चला यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी हर परिवार का सपना होता है और अब भारत में यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हम आपको सक्सेस की कहानियां बता रहे हैं और जो कैंडिडेट्स यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं उनका साक्षात्कार करके उनका इंटरव्यू भी हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ईसा जैन है। ईसा जैन यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी हैं। ईसा जैन का एक परिचय यह भी है कि यह दक्ष जैन की पत्नी है और शादी के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो परिवार में काफ़ी खुशी है। अभी ईसा ससुराल में है तो हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे ससुराल पक्ष का क्या सपोर्ट रहा है और जो सामाजिक रूढ़ियों की जो बात होती है बहू को ससुराल से कितना सपोर्ट मिल पाता है, इन सभी चीज़ों पे आज ईसा से बात होगी। ईसा पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अब आप दोनों पति पत्नी सर्विस में हैं। पहले बताइए, रिजल्ट आने के बाद जो पहला मौका था, पहली जो खुशी थी वो किस तरह की थी, इमोशंस किस तरह के थे? हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड तभी रिजल्ट आया तो पूरा परिवार साथ था। सबसे बड़ी बात वही थी एंड बहुत ही खुशी हुई है। मेरे इन लॉज साथ में थे, मेरे सिस्टर इन लॉज सब जने, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। दक्ष, आपके लिए तो दोहरी खुशी, आप ऑलरेडी सर्विस में हैं 2023 से और अब पत्नी भी यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी हैं। कैसा इमोशंस क्या है? बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मिक्स्ड इमोशंस थे, रोना भी आ रहा था क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इनकी और दोनों जब सर्विस में आ जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा खुश था मैं। ये आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? अभी दोनों यूपीएससी में आ चुके हैं लेकिन इससे पहले की जर्नी आप लोगों की कैसी थी? आप लोगों की मुलाकात कहाँ हुई? किस तरीके से आप लोग साथ हैं? प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम मिले थे वहाँ दिल्ली में। मैं सर्विस में आ चुका था, मैम प्रिपेयर कर रही थी तो गाइडेंस के लिए इन्होंने पूछा था, कुछ चीज़ें में हमने गाइड किया था। इसके अकॉर्डिंग मैम ने वापस प्रिपेयर किया, सारा चीज़ किया तो अकॉर्डिंगली ईशा फिर उसी दौरान हम मिले और फिर आगे चलते चलते बात आगे बढ़ी। क्या पहली मुलाकात के वक्त आपको लगा था कि ईशा एक दिन यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगी और अब अधिकारी बनने के इतने क्लोज पहुंच गई है? काफ़ी डेडिकेटेड थी। मतलब पहली बार भी जब हमारी मुलाकात हुई थी तो इनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा था, चीज़ों को क्लैरिटी बहुत था। तो एक वो तो कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ इस स्तर पे तो इनकी क्लैरिटी है। रहा बात निकलने नहीं निकलने का तो उसमें बहुत चीज़ मैटर करती है। तो वो किस्मत भी है, मेहनत भी है और लगातार डटे रहने की मेन वो है। तो ये लगातार करते रही प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सफलता मिली। ईसा, किस तरह की तैयारी थी शुरू से? क्या मोटिवेशन था, क्या प्रैक्टिस थी? क्योंकि लगातार होता है ना, असफलताओं से अक्सर लोग टूट जाते हैं कि चलो छोड़ो, कुछ और रास्ता अपना लेते हैं, ये हो सकता है यूपीएससी नहीं हो पाता। आपके लिए क्या मोटिवेशन था? आपने कब सोचा कि यूपीएससी ही क्वालिफाई करना है? यूपीएससी का डिसीजन तो मैंने डिग्री में लिया था एंड डिग्री में पता चला यूपीएससी के बारे में तो वहीं से शुरुआत हुई। वहीं से एनसीईआरटीज़ जो सबसे मेन रहते हैं वहीं से उसका शुरुआत हुआ एंड फिर आगे बढ़ते बढ़ते सपोर्ट बहुत ही मिला पेरेंट्स से, फिर यहाँ पर मेरे इन लॉज का बहुत ही सपोर्ट मिला एंड इसलिए कंटिन्यू हुआ जर्नी। एंड कमिंग टू कि इन केस कभी ऐसा फेलियर हुआ है तो मेरा भी हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेंस क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फिर सेकेंड अटेम्प्ट उसी की चीज़ पे वापस प्रैक्टिस की, वो चीज़ को रेक्टिफाई किया एंड फिर ये बार हुआ है। आप प्रिपरेशन के दौरान आप दक्ष से मिली, तब उनका सिलेक्शन हो चुका था, तो क्या था इनसे मिलने के बाद आपको इन दक्ष में क्या अच्छा लगा? आप शादी तक के डिसीजन तक पहुंची? जो डेडिकेशन था, जो पढ़ाई को लेके क्लैरिटी थी, जो समझाने का तरीका था, वो सब बहुत ही मायने किया। एंड
वैसे ही बात आगे चली। इंटरव्यूज को लेके लोगों में बहुत तरह के इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं, इसी लेकर दर्शकों में भी, सभी लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ भी स्क्रॉल करें तो कई विचित्र तरह के सवाल आ जाते हैं। आपसे किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे गए? मेरे इंटरव्यू में मेजरली मेरे बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस आए थे। जो मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म था वहीं से, फिर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से बहुत ही आए थे। एंड इसमें मॉक्स, जो इंटरव्यू मॉक्स होता है उसकी, और जो भी सीनियर्स रहते हैं उनसे गाइडेंस लेने के बाद क्लैरिटी आई है, वैसे प्रिपरेशन हुआ था। अच्छा, आप झारखंड में सर्विस भी कर रहे हैं। झारखंड को लेके कई तरह के सवाल उठते हैं, झारखंड की डेवलपमेंट को लेके। अब चूंकि आप दोनों पति पत्नी अधिकारी हैं तो आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें हैं झारखंड को लेके। तो क्या लगता है झारखंड कहाँ चूक रहा है? झारखंड में कहाँ इतने मिनरल्स होने के बाद, सभी संसाधन होने के बाद झारखंड क्यों पिछड़ा रहा है? झारखंड में शुरुआत में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रही। गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल नहीं रह पाई थी, 5-5 साल के टेन्योर बहुत कम निकले थे, तो इसके कारण पॉलिसी चेंज बहुत हो जाती थी। अब धीरे धीरे स्टेबल गवर्नमेंट मिल रही है तो आप प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रहा है। बाकी मिनरल्स रिसोर्सेज से रिलेटेड बोला जाए तो प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए हमें, ताकि, क्योंकि हमारे पास PSUs बड़े बड़े हैं, काफ़ी है, बट प्राइवेट के साथ जब कंपटीशन आती है तो आपके PSUs भी फ्लरिश करते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी, प्लस जॉब्स आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ा सा हमें और ध्यान देना है। इसके अकॉर्डिंग हम पक्का कुछ ही सालों में आगे बढ़ेंगे। ईशा, जब आपका प्रिपरेशन चल रहा था, अब आपकी शादी भी हो गई, शादी के बाद इन लॉज का कितना सपोर्ट मिला, दक्ष का कितना सपोर्ट आपको मिला, किन चीज़ों में इन्होंने हेल्प किया? मेरे पूरे एग्ज़ाम्स के टाइम मेरे इन लॉज ने, मेरी सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ ने पूरा ध्यान रखा कि पूरे नीड्स जितने भी रहे वो पूरे फुलफ़िल हुए। जैसे मेरे एग्ज़ाम देने के टाइम पे, मेंस के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे मेरे मदर इन लॉ दिल्ली आए थे, वो मुझे ट्रैवलिंग का, फिर फूड का पूरा ध्यान रखा, सो दैट मैं बस मेरे एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत ही हेल्प किया था, जो जो चाहिए था। एंड फिर दक्ष से तो हमेशा सपोर्ट मिला ही है, जो भी डाउट्स थे सब कुछ क्लैरिफाई हुआ है। आप दोनों से एक सवाल है, जो बच्चे अब नए आपका इंटरव्यू देखेंगे, काफ़ी लोग मोटिवेट भी होंगे, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, उन लोगों को कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्योंकि आप दोनों सफल हुए हैं, आप दोनों बेहतर बता सकते हैं। जनरली मेरा ओपिनियन ये रहता है कि आप जो भी बेसिक बुक्स है उस पर ध्यान दें। बेसिक बुक्स के कारण आपका क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप टॉपर्स की गाइडलाइंस लें। जो टॉपर्स होते हैं वो अपने नोट्स देते हैं, काफ़ी कुछ पब्लिश करते हैं, उससे आपको गाइडेंस मिल जाता है कि आपको कितना चीज़ पढ़ना है, कितना नहीं, और लगातार डटे रहना पड़ता है। UPSC एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में फेलियर आने का रिस्क रहता है, तो उससे हार ना माने। मेरे कई दोस्त हैं जो कि 5वें-6ठे अटेम्प्ट में जाके बने और IAS बने। तो डटे रहेंगे, आपकी सर्विस पक्का निकलेगी, कंसिस्टेंट रहेंगे, आपकी सर्विस निकलेगी। मेरा भी यही कहना है कि पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंस के साथ परसिवियरेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कभी कभी लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट वो बस एक छोटे टाइम के लिए, बट इफ़ यू आर कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग एंड बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली होगा, जो भी सक्सेस आपके पास आएगा। अब आप दोनों अधिकारी हैं, क्या लगता है सोसाइटी में, खासकर जो शादीशुदा महिलाएं हैं, शादी के बाद काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील करती हैं, क्या लगता है समाज को किस दिशा में जाके अपने आप को बदलना चाहिए? हाँ, अभी अगर हम देखें तो हमारे पास अराउंड 17 to 20% वर्कफोर्स जो है वो वुमेन का है, वो अभी भी कम है। अभी भी कम। तो जब तक हमारे देश में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा दोनों का, तब तक देश का प्रोग्रेस थोड़ा तो पीछे रहेगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने घर की लड़कियों को और ज़्यादा प्रमोट करें। और आप पिछले कई सालों में देखेंगे कि गर्ल्स का रिजल्ट काफ़ी सब्जेक्ट्स में और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि बेसिक एजुकेशन जो है वो हमने काफ़ी प्रमोट किया। अब मेन है कि हम हायर लेवल एजुकेशन पे ध्यान दें, ताकि वो जॉब सिक्योर करें, ताकि वो इक्वली पार्टिसिपेट करे सोसाइटी में। क्या लगता है इसका कोचिंग्स का कितना रोल्स होता है UPSC क्वालिफाई करने में?
कोचिंग या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज खड़ी हो रहे हैं, उनका कितना रोल होता है? सर आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑनलाइन ही बहुत अवेलेबल है मटेरियल, यूट्यूब पे एंड टॉपर्स नोट सब ऑनलाइन ही बहुत अवेलेबल है। सो आई वुड से कि थोड़ा तो हेल्प मिलता है, जो करंट अफेयर्स हो गए, जो न्यूज़पेपर रीडिंग्स हो गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपीएससी में। बट अलॉन्ग विद दैट वो एक ही पार्ट है, जो मेन डेडिकेशन, जो मेन पढ़ाई का है वो सबका पर्सनल रहता है। एंड इफ़ यू आर फोकसिंग अपॉन दैट, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ईशा, क्योंकि अब आप 2 घरों की बेटी हैं, तो एक बार तो आपके जो मायका है, मम्मी पापा और घर में कौन कौन से हैं, और ससुराल में अब सास ससुर और कौन कौन लोग हैं, सबके बारे में, अपने पूरे परिवार के बारे में बताइए। मेरे पिताजी का नाम अविनाश जी है बरलोटा, एंड माताजी का नाम शीतल जी बरलोटा। वो दोनों तेलंगाना हैदराबाद से है। एंड मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। एंड यहाँ पे मेरे इन लॉज, मेरी माताजी यहाँ पर प्रतिभा जी, और मेरे पिताजी अनूप जी बरजातिया, एंड मेरे पति दक्ष जी बरजातिया। ये सब मेरा पूरा परिवार है। साथ में दीदी भी है आस्था जी, और जीजू है। तो सभी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, सभी का बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।